हेलो। हम सामान्य वित्त एवं लेखा नियम पढ़ रहे थे। आज हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये हमारा चैप्टर 2 रहेगा। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के और फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर थ्योरी के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांत वित्तीय औचित्य के स्तर में नहीं माना जाता है? भत्ते का लाभ का स्रोत होना चाहिए, अवसर की मांग के अनुसार वह होना चाहिए, स्वयं की धनराशि की तरह लोक निधि में व्यय में सावधानी होनी चाहिए, सभी स्तर पर पूर्ण मितव्ययता होनी चाहिए। तो ये जो पहला है, भत्ते लाभ का स्रोत नहीं होने चाहिए था, इसमें लिखा है भत्ते लाभ का स्रोत होना चाहिए, जो कि गलत है। ये हमारा नियम नंबर 10 से संबंधित है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विभिन्न प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के किस भाग में विहित है? ये जो था हमारा भाग 3 में, और ये नियम 26 है। भाग 3 में प्रत्यायोजित है, प्रत्यायोजन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मासिक देयता विवरण किस प्रपत्र में बनाया जाता है? तो ये जो प्रपत्र है, ये जीए प्रपत्र, जीए 27 में है ये प्रपत्र, जो कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मासिक देयता का विवरण पत्र बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में रखे गए लेखों की आंतरिक जांच निदेशक निरीक्षण विभाग, ये इंपॉर्टेंट है, विभागाध्यक्ष के लेखों की जांच कौन करता है? निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा की जाती है। यदि कोई गंभीर अनियमितताएं पाई जाती है तो इसकी सूचना किसे भेजी जाएंगी? पहला है महालेखाकार, संबंधित कोषाधिकारी, या फिर वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग, और चौथा है महालेखाकार एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग। ये नियम नंबर हमारा 12 है, और ये जो भेजी जाती है ये वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निधि से व्यय की जाने वाली सभी संविदाओं और करारों को करने के लिए शक्ति प्राप्त अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम किस नियम में दिए गए हैं? तो नियम नंबर 18 में तो है संविदाएं, और नियम नंबर 19 में है उसके सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखाधिकारियों, सहायक लेखाधिकारियों, लेखाकारों एवं कनिष्ठ लेखाकारों के कर्तव्य एवं दायित्व किन परिशिष्टों में दिए गए हैं? ये नियम नंबर हमारा है 25, जो लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकारों के कर्तव्य एवं दायित्वों के से संबंधित है। और ये जो परिशिष्ट हैं, ये हैं परिशिष्ट 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में वित्तीय औचित्य के स्तर बाबत चर्चा की गई है। जो पहला क्वेश्चन था उसी में अब नियम पूछ रहे हैं, तो ये है हमारा नियम नंबर 10, जिसमें वित्तीय औचित्य के स्तर के बाबत चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा हमारा, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के नियम 20 में प्रावधान है कि सार्वजनिक धनराशि, विभागीय राजस्व, स्टाम्प या संपत्ति की हानि की सूचना अविलंब दी जाएगी। ये सूचना किसे दी जाएगी? संबंधित जिला कलेक्टर एवं महालेखाकार को, जिला कोषाधिकारी एवं उससे ठीक वरिष्ठ अधिकारी को, ठीक वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस थाने में, या फिर ठीक वरिष्ठ अधिकारी एवं महालेखाकार को। तो ये जो दी जाती है ठीक वरिष्ठ अधिकारी और महालेखाकार को, ये नियम 20 से संबंधित है। और अगर यही हानि का पता कोषागार में पता चले कि
कोषागार में कोई पैसों की हानि और हुई है तो वो महालेखाकार को ना दी जाकर सीधा वित्त विभाग को दी जाती है। नियम नंबर 9 कहता है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 21 के अनुसार वह राशि इंगित करें जितनी प्राकृतिक आपदा ये प्राकृतिक आपदा के कारण हुई हानियों की सूचना अविलंब राज्य सरकार व महालेखाकार को दी जानी वांछित है। सबसे पहले तो प्राकृतिक आपदा से जो हानि होती है उसकी सूचना राज्य सरकार और महालेखाकार दोनों को भेजी जाती है और ये कितने राशि से अधिक होनी चाहिए, ये होती है 15,000 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जो 25 है के नियम के अनुसार लेखाधिकारियों, सहायक लेखाधिकारियों, लेखाकारों और कनिष्ठ लेखाकारों के कर्तव्य एवं दायित्व का विवरण दिया गया है। ये वापस से आ गया क्वेश्चन परिशिष्ट 4 और 5 में। सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई समस्त धनराशि को अविलंब रूप से जमा किया जाएगा। ये किस में जमा किया जाएगा? ये सरकारी खातों में जमा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएफ एंड एआर के नियम 10 के अनुसार वित्तीय औचित्य के सामान्य सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया है। पहला है सार्वजनिक धनराशि का उपयोग किसी एक विशेष व्यक्ति या लोगों के वर्ग के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा। ये चीज सही है। वह अवसर की मांग से प्रथम दृष्टता अधिक या अधिक का नहीं होना चाहिए। ये भी सही है। किसी भी प्राधिकारी को व्यय करने की स्वीकृति की अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसे आदेश देने के लिए नहीं करना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के फायदे के लिए हो। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। जीएफ एंड एआर के नियम 11 का संबंध किससे है? तो जो वित्तीय औचित्य का स्तर है ये तो नियम नंबर 10 है। व्यय का नियंत्रण है ये है नियम नंबर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। जीएफ एंड एआर के नियम 19 के अनुसार संविदाओं के सामान्य सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। इसमें नहीं पूछा है कि क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। पहला है 1 लाख रुपए या उससे अधिक का क्रय से समस्त संविदाओं एवं करारों की प्रतियां महालेखाकार राजस्थान को भेजी जाएंगी। ये तो सही है। जहां किसी संविदा के 3 वर्ष से अधिक की अवधि तक चालू रहने की संभावना हो उसमें यह प्रावधान अवश्य किया जाएगा कि सरकार को बिना किसी शर्त 3 माह का नोटिस पर संविदा को रद्द करने या वापस लेने की शक्ति होती है। ये भी सही है। संविदा की दर से अधिक या ठेकेदारों को भुगतान वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना किया जा सकता है। तो ये गलत है इसमें, क्योंकि वित्त विभाग की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। संविदा की शर्तें स्पष्ट एवं निश्चित होनी चाहिए। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है कोषागार में प्रेषण के दौरान या कोषागार शेष सिक्कों आदि में से रोकड़ की हानि के प्रत्येक मामले की सूचना दी जाएगी प्रशासनिक विभाग को, महालेखाकार को, वित्त विभाग को या उपरोक्त सभी को। तो ये हमने पहले ही देखा था, ये वित्त विभाग को दी जाती है जब भी कोषागार में कोई भी रोकड़ की हानि या सिक्कों की हानि होती है तब। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा हमारा समस्त विभागीय नियम जिनमें वित्तीय प्रकृति के आदेश या निर्देश सम्मिलित हो या जिनका महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ता हो किसकी अनुमति से बनाए जाएंगे? तो ये वित्त विभाग की अनुमति से बनाए जाते हैं जितने भी नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है राजस्व प्राप्ति के लिए प्रशासनिक विभाग के दायित्व के संबंध में सार्वजनिक उपयुक्त कथन है। तो इसमें जो सार्वजनिक उपयुक्त कथन देखना है हमें, सरकारी बकाया का सही एवं शीघ्र से निर्धारण, संग्रहण एवं लेखांकन किया जाएगा। सरकारी बकाया का शीघ्र से निर्धारण एवं संग्रहण किया जाएगा। तीसरा है सरकारी बकाया का सही एवं शीघ्रता से निर्धारण किया जाएगा।
चौथा है सरकारी बकाया का सही एवं शीघ्रता से निर्धारण, संग्रहण, लेखांकन कर उसे कोषागार में जमा कराया जाएगा। तो इन चारों के अंदर जो सबसे उपयुक्त है वो है नंबर 4, जिसमें कोषागार में भी उसको जमा कराया जाएगा लेखांकन और सब कुछ करके। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोषागार से धनराशि आहरित करने के 3 सामान्य सिद्धांतों में से निम्नलिखित है। अन्यत्र निवेश हेतु सरकारी खाते से राशि को नहीं निकाला जाएगा, ये सही है। दूसरा है, तुरंत आवश्यक होने तथा नियमानुसार व्यय हेतु प्राधिकृत होने पर ही राशि आहरित की जाएगी, ये भी सही है। आवंटित बजट को लैप्स होने से बचाने के लिए राशि को आहरित कर बैंक में रखा जाना निषेध है, ये भी सही है। ये उपयुक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजकीय धन में से व्यय करने के लिए आवश्यक है व्यय की सक्षम स्वीकृति होनी चाहिए, बजट प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए, ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, राज्य कर्मचारी के लिए वित्तीय औचित्य के सामान्य सिद्धांतों में से निम्नलिखित सम्मिलित हैं। वह कभी भी अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए, ये सही है। सार्वजनिक धन से व्यय में अपने धन के व्यय के समान सतर्कता बरतेगा, ये भी सही है। तीसरा है, व्यय स्वीकृति की अपनी राशि अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं के लाभ के आदेश प्रदान करने के लिए नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, नियंत्रण अधिकारी के कर्तव्यों में सम्मिलित है वह आवंटित बजट की सीमा में ही किया जाएगा, ये सही है। वह उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए प्रावधान किया गया है, ये चीज भी सही है। ऑडिट में सामने आने वाली किसी भी अनियमितता को स्पष्ट करेगा, ये भी सही है। इसका उपयुक्त सभी सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, नियंत्रण अधिकारी द्वारा महालेखाकार से अंक मिलान का लाभ है लेखों में त्रुटि का पता लगता है, सही है। गबन छल का पता लगता है, सही है। विधिक आपूर्ति की पूर्ति, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी लेखा शीर्ष से व्यय के लिए विभागीय एवं महालेखाकार के आंकड़ों में अंतर होने पर कौन से आंकड़े प्रमाणिक माने जाएंगे। जब इनमें अंतर होता है तो महालेखाकार के जो आंकड़े होते हैं उन्हीं को प्रमाणिक माना जाता है, ना कि विभागीय आंकड़ों को। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालय के लेखों की आंतरिक जांच करेगा। इनकी आंतरिक जांच निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग का अंकेक्षण दल करेगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालय के लेखों की आंतरिक जांच करेगा। क्वेश्चन नंबर 26, तो ये कौन करेगा, ये था निदेशक, और ये महानिदेशक और 26, इन दोनों के अंदर ये अंतर रहेगा थोड़ा। 26 में है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालय के लेखों की जांच कौन करेगा, तो ये करेगा निदेशक निरीक्षक विभाग का अंकेक्षक दल। यहाँ था उपनिदेशक क्वेश्चन नंबर 25 में, तो इसका निदेशक शिक्षा विभाग का अंकेक्षण दल कर रहा था। और जब निदेशक की ही करनी हो तो कौन करेगा, निदेशक निरीक्षण विभाग। तो ये एक टाइप से जो विभागाध्यक्ष हो गए उनका कार्यालय हो गया, इसलिए निदेशक निरीक्षण विभाग का अंकेक्षण दल करेगा। महानिदेशक पुलिस विभाग के कार्यालय के लेखों की जांच कौन करेगा, इसके अंदर भी निदेशक निरीक्षण विभाग का अंकेक्षक दल करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27, इसमें 25 और 26, 27 में डिफरेंस ये है कि उपनिदेशक जो कार्यालय होता है वो तो कार्यालय अध्यक्ष के अधीन होता है, इसलिए उसमें जो निदेशक है, विभागाध्यक्ष या नियंत्रण अधिकारी, वो अपने हिसाब से लगाते हैं। और जो निदेशक और महानिदेशक वाले हैं ये क्या है कि विभागाध्यक्ष हैं,
तो विभागाध्यक्ष कार्यालयों की जांच करते हैं निदेशक निरीक्षण विभाग का अंकेक्षण दल। क्वेश्चन नंबर 28, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय के लेखों की आंतरिक जांच कौन करेगा? इसकी जांच करेगा आयुक्त परिवहन विभाग का अंकेक्षण दल, क्योंकि ये क्षेत्रीय हो गया। क्षेत्रीय हो गया तो ये कार्यालय अध्यक्ष के अंडर आ रहा है। तो कार्यालय अध्यक्ष और इनके जो भी करते हैं, तो इसका कोई भी जो ऊपरी अधिकारी होगा उसके विभाग का जो होता है आयुक्त परिवहन विभाग, क्योंकि ये क्षेत्रीय परिवहन विभाग है तो इसकी आयुक्त परिवहन विभाग का अंकेक्षण दल करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निदेशक कोष एवं लेखा के कार्यालयों के लेखों की आंतरिक जांच करेगा। 29, तो इसकी निदेशक निरीक्षण विभाग अंकेक्षण दल करेगा, क्योंकि ये भी एक टाइप से विभागाध्यक्ष का कार्यालय हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, एक जिले के समाज कल्याण विभाग कार्यालय में छात्रवृत्ति के भुगतान में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत प्रथम दृष्टता सही प्रतीत होती है एवं सरकार द्वारा उसकी विशेष जांच का निर्णय लिया जाता है, तो यह विशेष जांच की जाएगी। ये विशेष जांच करेगा निरीक्षण विभाग द्वारा वित्त विभाग के निर्देश पर। वित्त विभाग निर्देश देता है, निरीक्षण विभाग को वही जांच करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, राजस्थान के राज्यपाल की ओर से संविदा समाश्वासन निष्पादित कर सकने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची दी गई है। तो ये GF&AR पार्ट 1 के परिशिष्ट 2 में दिया गया है कौन संविदाएं कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजस्थान के राज्यपाल की ओर से संविदा समाश्वासन निष्पादित कर सकने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के लिए सामान्य सिद्धांतों में सम्मिलित है। पहला है, संविदा शर्तें सुस्पष्ट एवं निश्चित हो तथा उनमें एम्बिग्यूटी नहीं हो, मतलब कि कोई भी गलती ना हो या इस टाइप का कुछ भी ना हो, या दोहराव ना किया गया हो किसी चीज का। यथासंभव, दूसरा है यथासंभव संविदा हेतु मानक प्रारूपों का प्रयोग किया होना चाहिए, ये भी सही है। मानक प्रारूपों के प्रयोग के अभाव में विधिक एवं वित्तीय सलाह प्राप्त की जाएगी, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा, राजस्थान के राज्यपाल की ओर से संविदा निष्पादित कर सकने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के लिए सामान्य सिद्धांतों में सम्मिलित है। एक बार हो चुकी संविदा शर्तों में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी सही है। कोई भी संविदा जो अनिश्चित या अनंत देयता उत्पन्न करे वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं की जाएगी, ये भी सही है। संविदा की शर्तों से अधिक भुगतान वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा, इसमें भी उपयुक्त सभी सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान के राज्यपाल की ओर से संविदा निष्पादित कर सकने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के लिए सामान्य सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। तो इसमें औपचारिक लिखित संविदा नहीं की जाएगी, तो भी आपूर्ति आदेश से पूर्व दरों के बारे में लिखित करार कर लेना चाहिए, ये चीज सही है। ठेकेदार को कार्य संपादन हेतु सौंपी गई राजकीय संपत्ति की सुरक्षा के प्रावधान संविदा में अवश्य किए जाने चाहिए। निविदा की स्वीकृति से पूर्व अन्य तथ्यों के साथ ही निविदा व्यक्ति फर्म की वित्तीय स्थिति पर भी विचार किया जाएगा, तो इसमें यह भी सही है। तो ये 34, 33, 32 इन तीनों को मिला के जो नियम 19 में लगभग जितनी भी शर्तें हैं वो सारी की सारी इसमें से एक बार वापस से दोहरा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि किसी कार्यालय में सार्वजनिक राशि की हानि की पूर्ति
उसके लिए उत्तरदायी पक्ष द्वारा की जा चुकी हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को पहले दी जानी चाहिए। दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। दिया जाना उसके विवेक पर निर्भर करेगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर करवा दे तब भी उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, किसी कार्यालय में सार्वजनिक राशि की हानि होने की जानकारी सामने आने पर उसकी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा किसको दी जाएगी? अपने से ठीक वरिष्ठ अधिकारी को, महालेखाकार को? तो ये इन दोनों को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, राजस्थान के राज्यपाल की ओर से संविदा निष्पादित कर सकने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के लिए सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो कुछ रह गए थे, वो नियम इसमें आ जाएंगे। वो है 3 वर्ष से अधिक की संविदा हो तो 3 माह के नोटिस को देकर वो रद्द या वापस ली जा सकती है। सभी सभी संविदाओं में ठेकेदार की गलती होने से होने वाले नुकसान के मुआवजे की वसूली का प्रावधान रहेगा। 1 लाख से अधिक हो तो एजी को भेजी जाएगी। ये उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सार्वजनिक राशि की हानि के किसी प्रकरण में जांच का कोई गंभीर विषय नहीं बनता हो तो कितनी राशि तक के प्रकरण महालेखाकार को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है? तो ये जो आंसर है, ये 2000 तक की राशि जो होती है वो महालेखाकार को सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि किसी कार्यालय में सामग्री क्रय की निविदा शर्तों में रही कमी के कारण पुनः निविदा आमंत्रित करनी पड़ी एवं इसके कारण सरकार को 5000 की हानि उठानी पड़ी तो संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित को सूचित किया जाएगा। पहला है महालेखाकार को, दूसरा वित्त विभाग या प्रशासनिक विभाग या उपयुक्त सभी। तो जब सामग्री क्रय की निविदा शर्तों में कमी रहने के कारण पुनः निविदा के कारण हानि होती है तो ये उपयुक्त सभी को भेजी जाती है। वित्त विभाग को भी, प्रशासनिक विभाग को भी और महालेखाकार को भी। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि किसी कार्यालय में नीलामी की शर्तों में रही कमी के कारण पुनः नीलामी किए जाने के कारण सरकार को हानि उठानी पड़े तो संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा महालेखाकार, वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग को सूचित किया जाएगा। यदि नीलामी में सम्मिलित वस्तु का मूल्य ये कितना होता है? ये होता है 25,000 से अधिक। तो ये जो दोनों नियम थे, एक ये और एक ये, इसमें महालेखाकार, वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग तीनों को सूचना जाती है। ये तो होती है 25,000 से अधिक, और ये जो होती है, वैसे इसमें बताया 5,000 की हानि उठानी पड़ी। ये जो नियम है ये 2,000 से अधिक के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्राकृतिक कारणों के से सार्वजनिक संपत्ति की हानि के प्रकरण में विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार को सूचना देना आवश्यक होगा यदि हानि का मूल्य कितने से अधिक हो? 15,000 रुपए से अधिक हो। 42 नंबर है, दुर्घटना एवं प्राकृतिक कारणों से 15,000 रुपए से कम मूल्य की हानियों के बारे में सूचना विभागाध्यक्ष को तो जाएगी परंतु किसे देना आवश्यक नहीं है। तो ये महालेखाकार और सरकार, इन दोनों को ही देना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक कारणों से सार्वजनिक संपत्ति की हानि सूचित किए जाने के उद्देश्य के लिए संपत्ति का कौन सा मूल्य लिया जाएगा? तो इसमें जो मूल्य लिया जाता है वो पुस्तक मूल्य लिया जाता है। बाजार मूल्य, क्रय मूल्य या समर्पण मूल्य, ये तीनों ही नहीं लिए जाते, पुस्तक मूल्य लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए छल या उपेक्षा के कारण सरकार को हानि के लिए उत्तरदायी होगा। तो वो कौन उत्तरदायी होंगे? वह कर्मचारी स्वयं अपनी उपेक्षा
से उसमें सहयोग करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, पर्यवेक्षण में उपेक्षा करने वाला अधिकारी। तो ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 रहेगा हमारा, सरकारी धनराशि का लेन देन करने वाले गैर लेखाकर्मी से पहला है वित्तीय एवं लेखा नियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी होना अपेक्षित है। दूसरा है वित्तीय एवं लेखा नियमों के बारे में लेखा कर्मियों का सहयोग लेना अपेक्षित है। तीसरा है वित्तीय लेखा नियमों के बारे में जानकारी अपेक्षित नहीं है। चौथा है उनसे उनका अधिशासिक कार्य ही अपेक्षित है। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 नंबर, जिसमें वित्तीय एवं लेखा नियमों के बारे में जानकारी पर्याप्त होना अपेक्षित है उससे। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी सामान्य या सार्वजनिक धनराशि की ऐसी हानि जिसकी वसूली संभव नहीं हो तो किसी प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अपलिखित करने के लिए आवश्यक है। पहला है निर्धारित सीमाओं तक अपलेखन के लिए वह प्राधिकारी नियमानुसार सक्षम है, खुद ही सक्षम है, ये सही चीज है। हानि से व्यवस्था में ऐसा दोष उजागर नहीं हुआ हो जिसे सुधार हेतु उच्च प्राधिकारी के आदेश वांछनीय हो, तो ये भी सही है इसमें। किसी कर्मचारी की ऐसी गंभीर उपेक्षा उजागर नहीं हो जिसके कारण उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश वांछित हो, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, यदि देवस्थान विभाग अपनी किराए की संपत्तियों के किराया संग्रहण को गति देने के उद्देश्य से एकमुश्त किराया जमा कराने पर कुछ विशेष छूट देना चाहता है तो देवस्थान विभाग आदेश जारी कर सकेगा। दूसरा है देवस्थान विभाग द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाएगी। तो ये वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करके ही आदेश जारी कर सकता है। ये पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्य सचिव इनकी सहमति के लिए कोई भी इसको बाध्य नहीं कर सकता, बस वित्त विभाग की पूर्व सहमति ही ली जाती है। तो इसका आंसर रहेगा देवस्थान विभाग द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति ली जाएगी। ये हमारे चैप्टर 2 के क्वेश्चंस थे। कल हम क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। थैंक यू।